जय हिंद प्यारे सिपाहियों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर का जो क्रम चल रहा है, जो सीरीज चल रही है आपके लिए, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को विजिट जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी ऐसे कंटेंट, ऐसे बेहतरीन कंटेंट से अछूता ना रहे। दोस्तों कोई ऐसा ना हो जिसके पास यह वीडियो ना पहुंचे। और आपका जो कर्तव्य है दोस्तों, उसको करते रहिए और सफलता का जो मार्ग है आपका, उस पर हमेशा परिश्रम करते रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस राह में एक नई पहल के साथ फिर से शुरू करते हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जुड़ रहे हैं। और दोस्तों हमारा जो तरीका है वह थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है दोस्तों? अगर आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाए, फिर उसके बाद प्रश्न करवाए जाएं, तो ऐसा लगता है दोस्तों ना, कुछ चीजें भूल जाती हैं बाद में। लेकिन अगर तुरंत पढ़ाया जाए, तुरंत उस टॉपिक में चुनिंदा टॉपिकों को पढ़ाया जाए और उस पर प्रश्न करवाए जाएं, तो बड़ा ही मजा आता है। बड़े मजे से आप लोगों को उसका उत्तर देने में मजा आता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में हमने क्या क्या रखा है, हमने संविधान से टॉपिक रखी हुई है, पॉलिटी से जुड़ी हुई टॉपिक रखी है, पॉलिटी से जुड़ी हुई टॉपिक रखी है, संविधान से जुड़ा हुआ टॉपिक रखा है, क्या कहाँ से लिया गया है और महत्वपूर्ण तिथियों से रखा है, और साथ ही साथ करंट अफेयर भी रखा है। सामान्य विज्ञान आज नहीं होगा दोस्तों। सामान्य विज्ञान की टॉपिक को हमने लगभग समाप्त ही कर दी है। और अगर आपको चाहिए होगा तो लास्ट में रिवीजन क्लास के तौर पे हम थोड़ा थोड़ा उसमें बताते चलेंगे आपको। जो कोई भी चीजें आपकी बचेंगी नहीं दोस्तों, ये हम पर विश्वास रखिए और हमारे साथ जुड़े रहा कीजिए। चलिए शुरू किया जाए दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर बजा दिया कीजिए, ताकि जो हमारा वीडियो आगे पीछे पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए, कहाँ से क्या लिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, आज इन्हीं पर हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। आइए चर्चा किया जाए। देखिए क्या है दोस्तों, तो आइए शुरू किया जाए। थोड़ा सा पेन वेन ले लें बढ़िया सा, ताकि आपको दिख जाए। तो सबसे अच्छा कलर तो आपको लाल ही लग रहा है इस समय, रेड। चलिए देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है दोस्तों, वह क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत कर लिया गया। और इस दिन को ही, इसी दिन को ही लगभग 16 अनुच्छेद, 16 आर्टिकल क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए थे हमारे देश में। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे दोस्तों। कब कर दिए गए थे, तो 26 नवंबर 1949 को दी। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है दोस्तों ना, आप मिस नहीं कर सकते। अगर ये कहिए कि बड़ी सी क्लास लें, बड़ी सी क्लास में थोड़ा सा गपशप करें, गपशप करने के बाद कुछ टॉपिकें अन्यथा डाल दें, कुछ टॉपिकें महत्वपूर्ण डाल दें, तो वो जरूरी नहीं है दोस्तों। आप जितना देखिए उतना स्पेशल देखिए, एकदम स्पेशल होना चाहिए आपके लिए, चुनिंदा होने चाहिए। तो चुनिंदा है दोस्तों, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आइए, ये देखिए, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो हमारा संविधान जो है दोस्तों अंगीकार हुआ था, अंगीकृत हुआ था। इसी दिन को ही, इसी दिन को ही क्या हुआ था, 16 अनुच्छेद जो हमारे थे वो लागू कर दिए गए थे। चलिए, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों, पहली बैठक तो सबको याद हो जाती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों, वह भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों,
तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान भी क्या किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रगान है दोस्तों, ये जो हमारा राष्ट्रगान है, यह किसने लिखा है दोस्तों? तो यह लिखा है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था दोस्तों? तो हमारे राष्ट्रगान को लिखा था। और अगर कहें बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है दोस्तों? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, आमार सुमार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला जो है दोस्तों, वह भी किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान हमारे ही ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने ही लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेशी राष्ट्रगान भी किसने लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो ये भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए 22 जुलाई 1957, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को पंचांग, जो हमारा शक संवत है, हमारा पंचांग कौन सा है दोस्तों? शक संवत। शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था दोस्तों। और ये बताइए, ये जो शक संवत है, इसका पहला महीना क्या होता है दोस्तों? शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। कौन होता है दोस्तों? चैत्र होता है। और अगर हम इंग्लिश में कहें, ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिन्हें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो गिनते हैं दोस्तों, इसमें चैत्र का कौन सा महीना पहला आता है? तो इसमें मार्च आता है दोस्तों। क्या आता है? मार्च महीना होता है। मार्च महीने से हम लोगों का जो ये भारत देश का जो कैलेंडर है, शक संवत है, उसमें मार्च महीने से हमारा सत्र शुरू होता है। ये चैत्र महीने से शुरू होता है। अब बताइए दोस्तों, शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने वर्षों का अंतर होता है? ग्रेगोरियन यानी कि अंग्रेजी जो कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर? अंग्रेजी कैलेंडर, जो कैलेंडर हम लोगों का है, जिस कैलेंडर को हम लोग देखते हैं, तो उस कैलेंडर में दोनों में अंतर कितना है दोस्तों? दोनों में कितने का अंतर है? तो दोनों में दोस्तों 78 वर्षों का अंतर है। 78 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का? 78 वर्षों का अंतर है। यानी कि हमारा 2024 चल रहा है। कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो शक संवत कितना चल रहा है दोस्तों? अगर शक संवत पे कहें तो कौन सा चल रहा है दोस्तों? तो 1946 हो जाएगा। 1946 और 2024 में अंतर निकालिए तो 78 वर्षों का अंतर आएगा। दोनों में कितने वर्षों का अंतर आएगा दोस्तों? तो दोनों में 78 वर्षों का अंतर आ जाएगा। कितने वर्षों का अंतर? तो 78 वर्षों का अंतर होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो हमारा जो शक संवत है, और यानी कि हमारा जो भारतीय पंचांग है उसमें, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग देखते हैं, उसमें दोनों में कितने वर्षों का अंतर है? तो 78 वर्षों का अंतर है। अगर कोई पूछे पंचांग में कौन सा शक संवत चल रहा है हम लोगों का, कौन सा वर्ष चल रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों का वर्ष चल रहा है 1946वां। और अगर अंग्रेजी में पूछे, अंग्रेजी में तो सब लोग जानते हैं, मुंह जुबानी जानते हैं कि क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। लेकिन शक संवत पूछ ले तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 1946वां चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि 78 वर्षों का अंतर होता है। चलिए, तो ये दोस्तों समझ में आ गया। 22 मार्च 1957 को पंचांग को अपनाया गया था। पंचांग अपनाया गया था। कौन सा पंचांग है दोस्तों? शक संवत है। विक्रम संवत मत कह देना, विक्रम संवत हम लोगों का नहीं चलता है दोस्तों। हम लोगों का कौन चल रहा है? तो शक संवत चल रहा है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। और अंग्रेजी में कहें या ग्रेगोरियन कैलेंडर में कहें तो मार्च होता है। शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर कितने का है दोस्तों? 78 वर्षों का अंतर है।
चलिए यहाँ तक हो गया मेरे मित्रों, मेरे सिपाहियों। अगर सिपाहियों यहाँ तक हो गया है तो आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे सिपाहियों। चलो आगे बढ़ा जाए फिर। तो आगे बढ़ने से देखिए, ये देखिए 1896 1896 में राष्ट्रगीत कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि जो हमारा राष्ट्रगीत है, कौन सी राष्ट्रगीत है हम लोगों की दोस्तों? तो राष्ट्रगीत का क्या नाम है? वंदे मातरम। जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम, वंदे नहीं है दोस्तों, क्या है ये? वंदे मातरम है, वंदे नहीं है। वंदे मातरम अभी आ रही है, देशभक्ति सब में आ जाएगी। 15 अगस्त आने दीजिए, सब में एक दिन के लिए देशभक्ति आ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। चलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम किन्होंने लिखा है दोस्तों? यहाँ राष्ट्रगीत या क्या है हमारा? यही हमारा राष्ट्रगीत है। ये बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए, चट्टोपाध्याय। अब चट्टोपाध्याय कहिए या चटर्जी कहिए, दोनों में से कोई कह लीजिए, बस ये नाम मत भूलिएगा, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए, तो दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब गाया था दोस्तों? कब गाया गया था? तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, कब? 1896 में राष्ट्रगीत जो है हमारा प्रथम बार गाया गया था। प्रथम बार हमारा राष्ट्रगीत कब गाया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है दोस्तों किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए हो गया ये। तो इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण और तिथियां हैं, जिसमें देखेंगे 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911। अभी अभी मैंने कहा कि राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, वो किसने गाया? तो वह किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अपनाया कब गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और प्रथम बार कब गाया गया था? अगर पूछ ले प्रथम बार कब गाया गया था, सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था दोस्तों? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था। यानी कि कलकत्ता के ही अधिवेशन में अपना ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रगीत भी गाया गया था, और कलकत्ता के ही अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान भी पहली बार गाया गया था। ठीक है, चलिए तो ये देखिए किसके उपलक्ष्य में गाया गया था दोस्तों? तो महारानी विक्टोरिया के आगमन पर गाया गया था। महारानी विक्टोरिया के आगमन पर गाया गया था, इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रगान अपनाया कब गया था, राष्ट्रगान पहली बार गाया कब गया था, राष्ट्रगान लिखा किसने है, और जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया दोस्तों तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बेकार का पोथी पत्रा ला के आपको पढ़ा दे, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऐसी चीज पढ़िए जहां से आपके पेपर में आ जाए। एक एक मिनट आपका कीमती है, एक एक सेकंड आपका कीमती है, इसीलिए कीमती चीजों को भी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। इसको पहले बनाते हैं, बनाने के बाद आपके पास लाते हैं। चलिए छांट छांट कर एकदम गर्मा गर्म ताजा ताजा आपके सामने प्रस्तुत है संविधान की कुछ तिथियां और संविधान के कुछ भाग। चलिए आगे चलें। तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ दोस्तों? तो देखिए 29 अगस्त 1947 को, यानी कि 29 अगस्त
1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था संविधान में देख रेख के लिए, संविधान पर चर्चा करने के लिए। चलिए हो गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। हमारा क्या किया गया था? राष्ट्रध्वज, तिरंगा अपनाया गया था। कब? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो तिरंगे का अनुपात होता है 3:2 का अनुपात। कितना होता है दोस्तों? तो 3:2 का अनुपात होना चाहिए। किसमें? हमारे राष्ट्र ध्वज में। जो मानक है दोस्तों हमारे राष्ट्र ध्वज का, वह कितना है? 3:2 का। अपनाया कब गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हमारी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हो गई। अब इसके बाद संविधान के कुछ ऐसे भाग जो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। संविधान के कुछ ऐसे अंग जो कहीं ना कहीं से लिए गए, किसी और देश से, किसी अन्य देश से क्या किए गए? ग्रहण किए गए हैं, उनका अनुसरण किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों अनुसरण किसका किसका किया गया है। ये देखिए, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसे FR कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, यानी कि मूल कर्तव्य हैं हमारे, मौलिक कर्तव्य है हमारे, मौलिक कर्तव्य कहिए, मूल कर्तव्य कहिए, फंडामेंटल राइट्स कहिए, FR कहिए। तो ये देखिए, ये कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को लाया गया था। किस देश के द्वारा? तो रसिया के द्वारा, रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के द्वारा लाया गया था, USSR। अगर कहीं आपको रूस की जगह USSR लिखा मिले तो भी समझ जाइएगा कि यार रूस की ही बात कर रहा है, सोवियत संघ रूस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यह संविधान के भाग 4 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ रखे गए हैं दोस्तों? तो संविधान के भाग 4 में है, संविधान के भाग 4। और आर्टिकल कहें तो आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A कहिए, या आर्टिकल 51 का कहिए, या आर्टिकल 51A कहिए। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य हमारे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया, USSR से लिया गया है। किस भाग में है संविधान के रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। ठीक, किस में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। और किस आर्टिकल में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 51 का, 51 का आ, या फिर 51 का आ, कुछ भी कहिए। तो आप अगर मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे तो यहाँ तक बता दीजिएगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर पूछे तो दोस्तों 11 वर्णित मिलते हैं, 11 वर्णित मिलते हैं कि हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है हमारे देश और हमारे संविधान के प्रति। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ गया है दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अब तक तो देखा हमने कि संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने उस टॉपिक को ही रख दिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? तो देखिए साउथ अफ्रीका, USA का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब ये कहाँ रखा गया है? ये भाग 20 में है। ये भाग किस में है? तो भाग 20 में आर्टिकल 368। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों?
तो 368 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आर्टिकल कितना है दोस्तों? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आर्टिकल 368 है। याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। किस भाग में रखा गया है? भाग 20 में रखा गया है। किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है दोस्तों तो मजा आएगा आगे। चलिए देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट इसमें का महत्वपूर्ण है आपके लिए। पॉलिटी से 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर। 5 क्वेश्चन 10 नंबर। एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाए दोस्तों तो हालत खराब हो जाती है। सोचिए, ये तो 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो 5 क्वेश्चन के लिए दोस्तों देखिए हमने कैसे कैसे बना के रखा है आपके लिए। आपका कहीं से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, DPSP भाग किसमें रखे गए हैं दोस्तों? DPSP भाग 4 में रखे गए हैं। किसमें रखे गए हैं दोस्तों? तो भाग 4 में रखे गए हैं। किस देश से लिया गया है DPSP? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कितने अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं? तो संविधान के 36 से 51 में वर्णित हैं दोस्तों। कौन? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक रखे गए हैं या वर्णित हैं। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल, इसके बाद क्या है दोस्तों? आपातकाल है। आपातकाल कहां से लिया गया है दोस्तों? आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। अगर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद हम इसको साफ कर देंगे और ऊपर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये टॉपिक स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये आपको एक जगह रखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे, एक जगह रखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए, जितनी भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, अब प्रैक्टिस सेट में जो करवाया जाता है कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। ये टॉपिक जो रखी गई है दोस्तों, एक एक लाइन वन लाइनर बना के, इसमें सारी टॉपिकें महत्वपूर्ण हैं। कहीं से मौलिक कर्तव्य पूछ ले, कहीं से उसका संशोधन पूछ ले, कहीं से कहां से लिया गया है, किस भाग में रखा गया है, किस आर्टिकल में रखा गया है। सोचिए, इतना पढ़ाने के लिए तो हमें पूरा बोर्ड चाहिए होगा, हमने एक लाइन में रख दिया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। परिश्रम हमारी रहेगी, सफलता आपकी रहेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बस हमारे साथ क्या रहिए? जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि जानते ही हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और सफलता जो है दोस्तों वो क्या होती है? सफलता परिश्रम की गुलाम होती है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, सफलता मिलना तय है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आयरलैंड तक, अच्छा आपातकाल पढ़ना है। ठीक है, चलिए तब आपातकाल देख लेते हैं। तो ये जो आपातकाल है दोस्तों, जिसको इमरजेंसी कहते हैं आप लोग, इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी कहां से लिया गया है? जर्मनी देश से लिया गया है। इमरजेंसी कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 352 में रखा गया है। राष्ट्रीय आपात कहां रखा गया है दोस्तों? तो 352 में रखा गया है राष्ट्रीय आपात। और ये देखिए, राष्ट्रीय आपात के बाद आपका आ गया क्या? राष्ट्रपति आपात। राष्ट्रपति आपात कहां रखा गया है दोस्तों? तो राष्ट्रपति आपात कहां रखा गया है? तो ये रखा गया 356 में रखा गया है राष्ट्रपति आपात को। राष्ट्रपति जब आपात ला सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अच्छा ये अभी रुके रहिए, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज, और हमने क्या बोल दिया था वहां पे? मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल राइट्स बोल दिया है। तो माफ कीजिएगा, हम भी क्या हैं?
मानव ही हैं, हम भी इंसान के ही बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है उसको सुधार लिया जाए। इसको सुधारने का मतलब ये देख लीजिए दोस्तों, हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी, एफडी करवा लीजिए बैंक में, बैंक में एफडी करवा लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको क्या कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहा जाता है दोस्तों। पढ़ाते समय स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ये जो चामे की जीभ है वो लामे चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। तो ये जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसको एफ आर बोल दिए थे, वह एफ डी था। बाकी चीजें सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सुधार लीजिए बस। चलें आगे, तो आगे चलते हैं। आगे क्या था दोस्तों, एफ डी। अगर ये मिला नहीं होता तब तो दिक्कत हो जाती दोस्तों, तब तो हम वही पढ़ा के निकल गए होते, आगे याद ही नहीं आता फिर। चलिए अच्छी बात यह है कि तुरंत सुधार हो गई, क्योंकि हमको तुरंत यहाँ पर ही याद आ गया। ये देखिए मूल अधिकार, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अब ये एफ आर है, वो एफ डी था, ये एफ आर है। हाँ, एफ आई आर नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं है ये आपकी, ये आपका क्या है, एफ आर। एफ आर का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल ड्यूटीज था, ठीक है। चलिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, न्याय की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, ये कहां से लिए गए हैं दोस्तों, तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से, यूएसए। फंसाने के लिए आपको यूएसए भी दे सकता है ना, तो इसलिए यूएसए कहिए या अमेरिका कहिए, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं। न्याय की स्वतंत्रता हो या फिर वित्तीय आपात की बात की जाए तो किस देश से लिए गए हैं, तो ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। इन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। चलिए आगे बढ़े, तो आगे देख लिया जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसा कि अभी तक किसी राष्ट्रपति पर लाया नहीं गया है। महाभियोग का मतलब कि राष्ट्रपति को तत्काल हटा देना। महाभियोग का क्या मतलब होता है, राष्ट्रपति को तत्काल हटा देना, उसके प्रति क्या करना, अविश्वास पारित कर देना, उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देना। मतलब कि हमें यहाँ अच्छे नहीं लगे, या हमें अच्छे नहीं लगे, कि आप मुझे अच्छे नहीं लगे। गाना क्या है आपका, है आप मुझे अच्छे लगने लगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप मुझे अच्छे नहीं लगे। ये राष्ट्रपति महाभियोग की बात करता है। राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। किसी पर लाया नहीं गया, ये देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख भी दिया है, किसी पर लाया नहीं गया, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी करें ना, तो वहां पर आपका जो बना रहे ये, ठीक है। चलिए आगे चले दोस्तों। प्रस्तावना का प्रारूप, प्रियम्बल, उद्देशिका, उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए, प्रियम्बल कहिए, तो सब यही होता है दोस्तों। तो जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है आपके अमेरिका से ही, अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, तो सूचियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती हैं। अब इसमें पूछता है शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा किस सूची में रखा गया है, भाषा को किस सूची में रखा गया है, ठीक है। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत है, नहीं तो घालमेल हो जाएगा, सब घलमेलवा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। समवर्ती सूची, जो ये समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची को ही देख लिया जाए। समवर्ती सूची और प्रस्तावना का प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना का प्रारूप कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करें या समवर्ती सूची की बात करें तो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखिए, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। संसदीय प्रणाली,
एकल नागरिकता कहां से ली गई है दोस्तों? यूके या ब्रिटेन, यूके या ब्रिटेन या इसी को कहते हैं हम लोग इंग्लैंड, इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये देखिए, तो अगर पूछे एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो यूके, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, कुछ भी कहिए। और विधि का शासन कहां से लिया गया है, विधि का कानून कहां से लिया गया है, तो वह भी आपका कहां से लिया गया है दोस्तों, तो यूके, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा, आपका संविधान पूरा तैयार हो जाएगा। एक और टॉपिक लाएंगे जिसमें संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको रख देंगे दोस्तों, उसके बाद आपका संविधान समाप्त। 2 ही वीडियो में संविधान समाप्त। यहाँ लोग पूरा का पूरा संविधान आपको पढ़ाते रहते हैं, जहाँ से कुछ आना ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। बताइए क्या फायदा है? हम 2 वीडियो में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगे होंगे? आधा घंटा 2 वीडियो में लगेगा, और कितना लगेगा? जो 20 मिनट इसका, 10 मिनट किसी और का, 20 मिनट वहाँ का, 40 मिनट लग गए, उतने में ही आपका संविधान तैयार करवा दे रहे हैं, फिर क्या चाहिए आपको? चलिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, अब बताइए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? यूके, ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न अगर पूछना होगा विधि का कानून या विधि का शासन से पूछेगा। ये आपका आईएमपी है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। चलिए, संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन, संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आपके कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो गणराज्य शब्द आपका फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको रिवाइज कर लीजिएगा आप एक बार। बिना रिवाइज करे आप जाइएगा मत, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके, अगर पॉलिटी से प्रश्न बना रहा है तो 2 प्रश्न तो यहाँ से जरूर मिल जाएंगे, यहीं से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद 2 आर्टिकल से कहीं से पूछेंगे, तो आर्टिकल अभी आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, तो आज के लिए उतना ही टॉपिक है। उसके बाद आपका क्या है? प्रश्न है। देखिए, वह राज्य जिसने जून 2024 में, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह राज्य है आपका झारखंड। कौन सा राज्य है? तो झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो एक और देखिए दोस्तों, जो आपके विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो विदेश की बेटी जो दोस्तों, वह सेमीफाइनल में पहुंचकर फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। किस लिए कर दी गई हैं दोस्तों? सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से। सोचिए, 100 ग्राम के वजन की अधिकता की वजह से 50 किलो की पहलवानी में, 50 केजी है दोस्तों, किमी नहीं, 50 किलो की जो पहलवानी का रेंज होता है ना दोस्तों, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित। सोचिए, 100 ग्राम की वजह से, 100 ग्राम की वजह से 50 किलो की कैटेगरी जो होती है उसमें विनेश फोगाट को लास्ट में जाके क्या कर दिया गया है? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और दोस्तों, निशा दाहिया, कौन है दोस्तों? निशा दाहिया। निशा दाहिया जो है दोस्तों, यह भी देखिए, सोचिए, यह फाइनल में 8 और 2 से आगे थी पॉइंट में। सोचिए, 8 और 2 पॉइंट से आगे थी, लेकिन 8वें ही राउंड में इनका हाथ टूट गया, इनका कंधा क्या हो गया? कंधा टूट गया, कंधा टूट गया। अब टूटे हाथ से भी इन्होंने हार नहीं मानी, टूटे हाथ से भी हार नहीं मानी और पूरा राउंड खेला दोस्तों, पूरा राउंड खेला। भले ही हार गई, कितने पॉइंट से हार गई दोस्तों? 10 और 8 से, मतलब 8 का 8 ही पॉइंट रह गया, और इसका जो विपक्षी था जो फाइनल ले गया उसके 10 पॉइंट हो गए दोस्तों। इसीलिए यह भी हम लोग यहाँ भी क्या, निराशा हाथ लगी, और यहाँ भी निराशा हाथ लगी। लेकिन
जिस जज्बे से इन्होंने लड़ा है दोस्तों, उसके लिए तो सैल्यूट बनता ही है, उसके लिए सैल्यूट बनता ही है। ये आपके जीके के प्रश्न बनेंगे दोस्तों आगे चलकर, ये आपके क्या बनेंगे, जीके के प्रश्न। इसमें तो नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें तो पेपर बन चुका होता है, इसके बाद उसमें ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों है आगे चलकर आपका क्या बनेगा, आगे चलकर आपका करंट अफेयर बनने वाला है। चलिए आगे चले दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, तो झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। चलिए आगे चले, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों मेरे प्यारे सिपाहियों, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। इसको थोड़ा छोटा कर दें, छोटा इसलिए कर दें कि यहाँ हमें खड़ा होना होता है। अब खड़ा होना होता है तो आपको ना दिखे तो अच्छी बात नहीं है, तो कहेंगे मास्टरवा यहीं समन में खड़ा रहता है, दिखता है नहीं हमको। चलिए, तो वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 1 जुलाई 2024 से शुरुआत की जा रही है। कौन सा देश है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वह राज्य आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलें, अगला क्या है दोस्तों मेरे प्यारे सिपाहियों और सिपाहिनियों, मेरे प्यारे सिपाहियों और सिपाहिनियों देख लीजिए, ये 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ आयोजित किया गया, तो श्रीनगर में। कहाँ आयोजित किया गया, श्रीनगर में। 2-3 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो रिपीटेड हैं, कल वाला प्रश्न ही है, कल वाले प्रश्न ही हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, रिपीट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल, अभी कल भी बताया था हमने, गेल 60,000 करोड़ की लागत से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करी है। तो कहां पर करी है दोस्तों, सीहोर मध्य प्रदेश में। कहां, सीहोर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से 2 प्रश्न आपके बने हैं, मध्य प्रदेश से 2 जीके करंट अफेयर बने हैं दोस्तों। यह भी देखिए, ये इसके पहले जो अभी बताया मैंने, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गेल ने 60,000 करोड़ की लागत से कहां पर अपना ये ईथेन क्रैकर पर योजना शुरू की है दोस्तों, तो यह भी मध्य प्रदेश में। कहा, तो सीहोर में, मध्य प्रदेश सीहोर में। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अब यहां से नए, ये देखिए यहाँ पे नए प्रश्न आपके कहां से, तो यह भी आपके कहां से हैं दोस्तों, यह भी आपके संविधान से हैं। अंतरिम सरकार 1946 में गृह एवं सूचना मंत्रालय किसे सौंपा गया था दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रश्न तो आपका बन ही सकता है। तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय किसे सौंपा गया था दोस्तों, तो किसे सौंपा गया था, ये देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या सौंपा गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसे सौंपा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या सौंपा गया था दोस्तों, तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था, प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। साथ ही साथ जवाहर नेहरू जी को विदेश मंत्रालय सौंपा गया था। राष्ट्रमंडल के विदेश मामलों को किसे सौंपा गया, तो विदेश मामले के लिए आपके जवाहरलाल नेहरू को। गजनफर अली को क्या सौंपा गया था दोस्तों, जरा बताइए तो कमेंट करके। 3 हम बता दिए, चौथा आप बता दीजिए जल्दी से। गजनफर अली को क्या सौंपा गया था, गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था दोस्तों। क्या सौंपा गया, स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था किसको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा आप बताइए कि श्रम मंत्रालय किसे सौंपा गया था, श्रम मंत्रालय किसे सौंपा गया दोस्तों, जगजीवन राम को सौंपा गया था,
जगजीवन राम को सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था दोस्तों? तो आपका ये जो श्रम विभाग है, श्रम मंत्रालय जो है आपका, किसको सौंपा गया? तो ये जगजीवन राम जी को सौंपा गया। अब बताइए, तो ये हो गए। हाँ चलिए, इतने हो गए, तो इतने को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। कहाँ कहाँ से एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक कर आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चले दोस्तों। तो अगला क्या है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, 1946 की अंतरिम सरकार किसे सौंपी गई? में विदेश मंत्रालय, विदेश मामले किसे सौंपे गए? तो ये भी अभी मैंने ही बताया था, ये भी अभी मैंने बताया। क्या बताया था दोस्तों कि विदेश मंत्रालय किसे सौंपा गया? अभी अभी बताया है। अच्छा, नेहरू जी, ये है तो ऑप्शन में, हम सोचे नेहरू जी ऑप्शन में ही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को विदेश मंत्रालय सौंपा गया था, विदेश मामले सौंपे गए थे। जॉन मथाई को क्या सौंपा गया था दोस्तों? उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। ठीक है, ये इनको सौंपा गया था। ठीक है, चलिए, बाहर बारिश होने लगी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है दोस्तों। श्रम मंत्रालय अभी अभी बताए। सी गोपालाचारी जी को क्या सौंपा गया था दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। क्या सौंपा गया था? तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसे सौंपा गया था दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय आपके गोपालाचारी जी को, सी गोपालाचारी। देखिए यहाँ पर भी, इसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि कितने मंत्रालय, अंतरिम सरकार 1946 में किसे कौन सा मंत्रालय मिला था, यह मैं बताते चल रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, अगर यह बताते चल रहा हूं दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। या आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, तो आगे बारिश बड़ी अच्छी चल रही है दोस्तों, मन तो कर रहा है कि चलें बारिश में भीग लें, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये बोर्ड है अब बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मैंने सब कुछ बता दिया है। अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसे सौंपा गया है? बताइए तो जरा, रक्षा विभाग किसे सौंपा गया है? बलदेव सिंह, अब्दुल निस्तार, लियाकत अली खान, योगेंद्र नाथ मंडल, किसे सौंपा गया है? चलिए जल्दी बताइए। बताइए जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए, समय नहीं है, या तो हम बताना शुरू करें? चलिए अब हम भी बता देते हैं। कौन सा है दोस्तों? तो क्या, रक्षा विभाग। रक्षा, जिसके पास बल होगा दोस्तों, रक्षा तो वही करेगा। जिसके पास बल होगा, रक्षा तो वही करेगा। तो ये आपके बलदेव सिंह जी हो गए। अब्दुल निस्तार जी, अब्दुल निस्तार जी, अब्दुल निस्तार जी ने विस्तार किया था, किसका विस्तार किया था? डाक, वायु, रेलवे, डाक, वायु, रेलवे, संचार, संचार के साथ ढेर सारा विस्तार मंत्रालय किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था आपके अब्दुल निस्तार जी को। लियाकत अली खान जी को क्या दिया गया था दोस्तों? लियाकत अली खान जी को वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग दिया गया। कौन सा विभाग? वित्त विभाग दिया गया। योगेंद्र मंडल जी को क्या दिया गया? तो विधि विभाग दिया गया था। विधि विभाग दिया गया था किसे? तो योगेंद्र मंडल जी को। अब आपके सामने सभी लोग आ गए दोस्तों, जितने थे, तो उतने को मैंने सामने आपके रख दिया। अब जब सामने आपके मैंने इन सबको रख दिया है, तो आपका कर्तव्य होता है ना, आपका ये तो कर्म होता है कि आप इसे क्या करेंगे? आप इसे याद करेंगे। ठीक है, अब याद तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी जरूरत है, हमें थोड़ी जरूरत है, ये तो याद करने को आपको जरूरत है ना। चलिए फिर आप याद करेंगे इसको। तो तीनों में मैंने सारे मंत्रालय दे दिए, आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, रोककर भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक सबसे पहले कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष इसमें नहीं थे दोस्तों, इसमें अस्थायी अध्यक्ष
किसे बनाया गया था दोस्तों? तो अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया था। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दूसरी बैठक में आपके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे सिपाहियों देख लो, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकार हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकार हुआ था या अंगीकृत हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और ये बताइए दोस्तों, अध्यक्ष तो हमने देख लिया, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उपाध्यक्ष जरा बताइए तो कृष्णमाचारी जी थे। एच.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचारी जी थे। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और सब खत्म कर दिए हैं। चलिए अच्छा, सब चीज तो आप लोगों ने देख लिया, बस एक उपाध्यक्ष बता रहे थे ना, उपाध्यक्ष देख लीजिए। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष 11 को हुए थे। हाँ, 11 दिसंबर को हुए थे। कौन थे उपाध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी थे। और साथ ही इनके कौन थे दोस्तों? तो कृष्णमाचारी जी थे। कृष्णमाचारी जी थे। ठीक है, ये दोनों लोग उपाध्यक्ष थे। चले आगे। कितना मजा आ रहा है दोस्तों, कितनी बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपके लिए हमने रखा हुआ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पहले ही बता दिए, पहले ही बता दिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी मत बताइएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी आपके ये थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। बी.एन. राव क्या थे? तो ये प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। सलाहकार थे। कौन थे? तो ये आपके बी.एन. राव थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रश्न के राइट आंसर हैं दोस्तों, इस प्रश्न के राइट आंसर हैं। ये देखिए, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये हैं आपके। हो गए? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ये आप बताइए, बताइए जरा। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? जरा बताइए। तब तक हम पानी ही पी लेते हैं, आप बताइए। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कमेंट कीजिए जल्दी से, अनुसूचियों की संख्या कमेंट कीजिए, और कितने भाग थे, भागों की संख्या, तीनों कमेंट कीजिए। तो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों मार दीजिए कमेंट में, धड़ाधड़ धड़ाधड़ विस्फोट कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सिपाहियों सिपाहिनियों, अगर ये सब नहीं आएगा तो क्या आएगा आपको बताइए। इतना आसान सा है और यहीं से प्रश्न पूछेगा, यहीं से पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितना था। मूल संविधान का मतलब दोस्तों, संविधान जब लागू हुआ था, अब की बात नहीं कर रहा है। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 8 है, लेकिन अब कितनी हो गई है? तो अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की बात अगर आप कर रहे हैं तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। भाग कितने थे दोस्तों मूल संविधान में? मूल संविधान में भाग की बात करें तो मूल संविधान में भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो लगभग कितने आर्टिकल हो चुके हैं मेरे प्यारे सिपाहियों? तो
775 के आसपास, 775 के आसपास का मतलब लगभग लगा लीजिए, ठीक है, लगभग लगा लीजिए। इतने अनुच्छेद लगभग कैसे हो गए दोस्तों? तो जैसे बनता है ना, इनकी संख्या थोड़ी बढ़ाई गई, 395 के 95 ही पड़े हैं, सिर्फ आ, का, ब, द, स, ख, च, ट, त, प, मतलब ऐसे ऐसे करके जोड़ दिए गए हैं, ऐसे ऐसे करके संविधान में अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई है। वर्तमान में पहले भाग कितने थे? 22, अब कितने हो गए हैं? 25, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रारूप समिति में जिनका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, कितने सदस्य थे? अच्छा, तो ये प्रारूप समिति का जो गठन है दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये पहले भी बता दिया था, प्रश्न हमने इसलिए इस तरह से बना दिया है ताकि डेट फिर से रिवाइज हो जाए आपको। चलिए, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 7। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 7 संख्या थी। कितनी थी? 7 थी। और ये जो 6 दिया है दोस्तों, ये तो आपके मौलिक अधिकार हैं। 6 कितने क्या है? मौलिक अधिकार, अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, FR, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटी ये क्या है? अच्छा, अनुच्छेद, मूल संविधान में अनुच्छेद, मूल संविधान में अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूचियां, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, मूल संविधान में अनुसूचियां थी। भाग, अब ये देखिए, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो इतने हैं अनुसूचियां, ठीक है। ये देखिए, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर 7 सदस्य। कौन कौन से हैं? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव जी को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया, कन्हैया माधव जी को लेकर, माधव जी को लेकर मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब के खेत पर गए, खेत पर गए। तो दोस्तों 7 नाम आपको ढूंढने हैं ना। भीम मतलब भीमराव अंबेडकर, गोपाल जी, कृष्ण जी, कन्हैया जी, माधव जी, मतलब ऐसे नाम थे दोस्तों, सब के सब आपके कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। 5वां नाम ये रहा मोहम्मद साहब, ये हो गए कितने? 6ठे नाम। और ये खेत, खेत मतलब खेतान जी, खेत मतलब डीपी खेतान, तो ये हो गए 7वें। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, हम नाम बोल रहे हैं आपके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला नाम। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो दूसरा नाम आपका है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। कृष्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा नाम हो गया। फिर चौथा नाम क्या है दोस्तों? चौथा नाम कन्हैया लाल मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। माधव जी क्या होगा फिर? माधव जी का N माधव राव, इनका बहुत छोटा सा नाम था, N माधव राव। अब मोहम्मद साहब का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इनका हो गया। खेत का मतलब डीपी खेता, अच्छा पी लिखे हैं सिर्फ, यहाँ डी होगा, डीपी खेतान, ठीक है। तो ये 7 नाम आप रिवाइज कर लीजिएगा, हमने आपको 7 बोल दिया है। बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों, लिखेंगे टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
क्योंकि हमने ट्रिक ही लिखने में टाइम लगा दिया है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ये देखिए ट्रिक हमने यहाँ पे दिया हुआ था। अच्छा हमने सोचा वहाँ नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ट्रिक है आपकी। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर कहाँ गए? मोहम्मद साहब के खेत पर गए। ठीक है, खेत पर मतलब खेतान जी के यहाँ गए। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बहुत ही मजेदार प्रश्न दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? कब हुई थी? कहाँ नहीं, कब हुई थी दोस्तों? बताइए, बताइए तो जरा, बताइए 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 बताइए, बड़ा मजा आने वाला है। संविधान आधा तो समाप्त कर देंगे हम एक ही टॉपिक में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को कब? इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रगान हमारा क्या हुआ था दोस्तों? राष्ट्रगान इसी दिन लागू हुआ था। राष्ट्रगान भी इसी दिन लागू मतलब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? बताइए जरा जल्दी जल्दी। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसीलिए इसी दिन को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। 29 अगस्त 1947, ये आप बताइए, अभी अभी ढूंढ के आए हैं, अभी अभी बोल के आए हैं आगे। चलिए 26 नवंबर 1949 को क्या स्पेशल और कुछ भी है? तो 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 से डॉक्टर भीमराव जी की डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह निर्धारित कर दिया गया कि 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस रूप में मनाया जाएगा दोस्तों? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिससे पूरा देश चलता है दोस्तों, जिससे पूरा देश चलता है। यदि कोई नहीं जानता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है दोस्तों, तो समझिए उनके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, कितने संघर्षों से इन्होंने पढ़ा है वो जानना जरूरी है दोस्तों। यदि आप पढ़ रहे हैं तो इनको आदर्श मानिए, क्योंकि कितनी कठिनाइयों से इन्होंने पढ़ा है वो बयान नहीं किया जा सकता। इन्होंने पूरे देश का संविधान दोस्तों बना दिया। सोचिए कितना दिमाग था इनके पास, दिमाग ही था कि कुछ और था। चलिए दोस्तों आगे चला जाए। सोचिए ऐसी चीज बना दिया इन्होंने कि पूरा देश उसी पर चल रहा है। उसमें हाथ लगाने से डरते हैं कि संविधान में बदलाव कैसे किया जाए। एक बदलाव करते हैं तो दूसरा उसमें क्या हो जाता है? दूसरा उसमें छेड़खानी हो जाती है कि यार ये वाला डिस्टर्ब हो रहा है। तो सोचिए इन्होंने कैसे बनाया होगा, इन्होंने कैसे बनाया होगा इतना बड़ा संविधान इतने बड़े देश का, कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। चलिए आगे चलें। तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया? लीजिए बताइए, सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था राष्ट्रगान। ये वाला आंसर आपका सही हो गया। 1896 ये 1896 राष्ट्रगीत गाया गया था दोस्तों, राष्ट्रगीत गाया गया था। ठीक है, बाकी 24 जनवरी अभी अभी बता के निकल रहे हैं, 22 जुलाई भी बता के निकल रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सबको बार बार बताने में मजा नहीं आएगा। ये देखिए 14 अप्रैल नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है और अप्रैल की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है और अप्रैल की बात है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स भारत को कौन सा अंक प्रदान किया? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है दोस्तों?
तो आइए बताइए कौन सी रैंक मिली है, तो ये 10वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक? 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। चलिए, इंडेक्स हमने आपको पढ़ा ही दिया है, इंडेक्स आप भूलिएगा मत दोस्तों, रिवाइज कर लिया कीजिए। अगर आपको रिवाइज ना हो तो कमेंट कर दिया कीजिए, हम फिर से रिवाइज कर दिया करेंगे। जो भी समय लग जाएगा, समय बर्बाद हो चलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए बस। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किसे शीर्ष स्थान? यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? भारतीय विश्वविद्यालय है, तो कौन सा विश्वविद्यालय है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की सूची में शामिल है। कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर जो बिहार में स्थित है, यह नालंदा विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सभी लोग जान रहे हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका पहला वाला होगा, ए। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ ही प्रश्न और बचे होंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी कर लिया जाए। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? यानी कि पहले कौन थे? नवीन पटनायक थे, लेकिन अब कौन बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता हैं जो 12 जून 2024 को ओडिशा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वह है मोहन माझी। मोहन माझी। मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के। भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा राजस्थान, राजस्थान, यहाँ पे ए लगा लीजिए, राजस्थान। ठीक, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। चार मुख्यमंत्री के नाम आपके सामने हैं। चलिए आगे चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित डीएनए की सरकार, डीएनए नहीं दोस्तों, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार कुल कितनी महिलाएं शपथ ग्रहण की हैं? कुल कितनी महिलाएं शपथ ग्रहण की हैं दोस्तों? 7। चलिए आगे बढ़े, जल्दी जल्दी, करंट अफेयर है आपका। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित की गई? ये देखिए, पहले कौन सी थी आंध्र प्रदेश की? पहले कौन सी थी बताइएगा? अब कौन कर दी गई है? पहले हैदराबाद थी। कौन थी? हैदराबाद ना। अब कौन कर दिया गया? आधिकारिक राजधानी। अब आधिकारिक राजधानी 12 जून 2024 को अमरावती घोषित कर दी गई है। ठीक है, अमरावती घोषित कर दी गई। तो एक दिन आपको राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में बताएंगे। समय यहाँ से निकलता जा रहा है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ा जाए। कितना बताएं दोस्तों? बताने लगेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इसीलिए जल्दी। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या, अब बताइए, ये जो सिपरी है, ये जो सिपरी है, सिपरी परमाणु हथियारों की संख्या रिपोर्ट देती है। क्या करती है? परमाणु हथियारों, क्या बोलते रहते हैं। चलिए, भारत में क्या है? भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 172। कितनी है? 172, 172, 172, यानी कि कितना है? 172। चलिए आगे चलें। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना? पहला कौन बना है दोस्तों? पहला कौन बना है? हमारा पड़ोसी चीन, हमारा पड़ोसी चीन, जिसके डर से लोगों ने क्या किया है? लोगों ने कुछ युद्धाभ्यास किए हैं, मैंने आपको बताया है, लेकिन पहले ये देख लिया जाए। वहां जाएंगे दोस्तों तो अभी नाम बताना पड़ जाएगा सबका। चीन, चीन कहाँ है? शीर्ष स्थान पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। दूसरे पे हमारा भारत बन गया है। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस की? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन है दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस। कौन सी गैस? लाफिंग गैस। ये जो लाफिंग गैस है ना दोस्तों, ये दोस्तों लाफिंग गैस जो हमारी है, यही ये क्या है? ग्रीन हाउस प्रभावित करने वाली गैस है। और कौन कौन सी गैस है दोस्तों? CH4 है, यानी कि मेथेन है। CH4 है, मेथेन। CFC है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्या है दोस्तों? तो CO2 है, CO2 है। कौन सी गैस है? तो CO2 है। ठीक है, फ्रियॉन है। कौन है? फ्रियॉन भी है।
ये गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? तो मेथेन है, CFC है, CO2 है, O3 है, ओजोन है, ठीक है, और फ्रियोन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसका हो गया है? तो दूसरे स्थान पर आने के लिए तो ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है दोस्तों इसका आंसर? तो नाइट्रस ऑक्साइड। पहले स्थान पर कौन है? चीन। पहले स्थान पर चीन। चलिए आगे चले, यही दो प्रश्न बचे हैं क्या? हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक पूछ रखा है। तो कौन सी रैंक है दोस्तों? तो 129वीं रैंक है। 129वीं रैंक है, ठीक है, 129वीं रैंक है। खुशहाली में कितनी है? तो खुशहाली में 126 है। ऊर्जा संक्रमण में कितनी है? 63 है। भुखमरी में कितनी है? 111 है। भुखमरी में कितनी है? 111 है। और इसमें जो ग्लोबल जेंडर गैप है इंडेक्स है, इसमें कितनी है? 129वीं है। देखिए इसका बाकी ऑप्शन कहाँ है? इसके बाकी ऑप्शन कहाँ है दोस्तों? आपके पास मिले? नहीं मिल रहे हैं। अच्छा एक ही रह गया है। बी में रख दीजिए, बी सुरेखा यादव रख दीजिए। बी में सुरेखा यादव को रख दीजिए। और सी में अवनी चतुर्वेदी को रख दीजिए। अवनी चतुर्वेदी को रख दीजिए। चतुर्वेदी को रख दीजिए। सी हो गया। और चौथे में किसको रख दीजिए? छोड़िए, सभी को रख दीजिए। सभी। पूछा क्या है इसमें? चलिए पूछा क्या है? जून 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है दोस्तों? तो ये अनामिका राजीव हैं। सुरेखा यादव क्या है दोस्तों? पहली ट्रेन चालक लोको पायलट, पहली लोको पायलट जिसे LP कहते हैं, लोको पायलट LP, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी क्या है दोस्तों? तो पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी हैं। बाकी सभी वाला तो ऑप्शन ही हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने 3 महिलाओं के नाम बताए जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये अनामिका राजीव, ये क्या बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है दोस्तों? अनामिका राजीव बनी है। याद कर लीजिए, महिला सशक्तिकरण पर और जो ये हमारे जो बालक युवा हैं वो कहीं और डूब रहे हैं। और ये देखिए हमारे देश की जो गौरवान्वित बेटियां जो हैं हमारी दोस्तों, वो क्या हैं दोस्तों? हमारा नाम रोशन कर रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी क्या क्या नाम बताया था मैंने? विनेश फोगाट नाम बताया था, और क्या बताया था? निशा दाहिया बताया था। तो ये नाम भी देखिए, सब क्या हैं? ये सब हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का सिर ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी अच्छे मैटर, इससे भी अच्छे मैटर लेकर हम आपके